संसद में योगी जी जब नए नए पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा दमदार भाषण दिया कि सदन में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके भाषण को सुनकर हैरान रह गए। आप इस भाषण को सुनिए और देखिए योगी जी कैसे संसद में दमदार भाषण देते थे। सबसे पहले तो माननीय सदस्य डॉक्टर लक्ष्मी शंकर पांडे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक ऐसे विषय पर इस सदन का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया है जिसकी कि इस देश को बहुत आवश्यकता है। पिछले 50 वर्षों में इस देश में जो भी सरकारें आई उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान देने का नारा इस देश की जनता को तो दिया, लेकिन ये नारे और वायदे मात्र नारे और वायदे तक ही सीमित रह गए। इस देश में उद्योग नीति बनी, समय समय पर तमाम नीतियां बनी। इस देश में गरीबी मिटाने का आंदोलन भी चला था, लेकिन कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं गया कि वास्तव में इस देश के हर नागरिक की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें उनकी आवाज़ की भी एक जो समस्या है वह भी सबसे अहम भूमिका उसमें रखती है। जिस प्रकार से रोटी एक मानव के लिए आवश्यक है, जिस प्रकार से एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कपड़ा आवश्यक है, उसी प्रकार से एक सभ्य मानव समाज के लिए एक सुरक्षित आवास की भी आवश्यकता होती है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही कभी कभी यह सोच करके अफसोस होता है कि नीतियां तो हम दिल्ली और लखनऊ में बैठ करके बनाते हैं, लेकिन वो नीतियां इस देश के 70 से 75% गाँव में रहने वाली उन जनताओं के लिए कितनी कारगर सिद्ध होती हैं, उनके लिए क्या हम बना पाते हैं। जब हम गाँव में जाते हैं और देखते हैं, हम सपना तो देखते हैं इस देश को विश्व गुरु के रूप में ले जाने का, लेकिन क्या कभी हमने इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का, इस देश के गाँव में रहने वाले उन गरीब लोगों के ओर कभी हमने ध्यान दिया? कभी नहीं दिया। और इसी का कारण है कि आज जब ये देश आज़ादी की स्वर्ण जयंती, आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है, तो एक कार्यक्रम मात्र सरकारी कार्यालयों तक ही सीमित रह गए हैं, आम जनता को हम उनसे नहीं जोड़ पाए हैं। निश्चित ही अगर हम आज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, जो भयावह चित्र हमारे सामने आता है, शायद इस देश में के जो सर्वोच्च पंचायत है, यहाँ के माननीय सदस्यों को जीवन यापन कर रहे हैं, 13% व्यक्तियों की आय 3 रुपया प्रतिदिन है, 18% व्यक्तियों की 5 रुपया प्रतिदिन है, 61% महिलाएं आज भी अशिक्षित हैं, गांव में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 20% है, और इस देश के बहुत संख्यक लोग ऐसे हैं जिनके लिए पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है। 43% ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी सुरक्षित आवास नहीं है। हमने तमाम कार्यक्रम बनाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम योजना की ओर। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन देखा गया कि इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि मात्र एक वर्ग तक ही यह कार्यक्रम सीमित क्यों रह गया। क्या इस देश के लिए जो कानून बनता है, इस देश के लिए बनने वाले इस कानून का इस देश के हर नागरिक पे लागू नहीं होना चाहिए? आज इस देश की जनसंख्या 2.1% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, यानी इसका मतलब 2 करोड़ जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। 2 करोड़ जनसंख्या अगर बढ़ती है तो 40,000 परिवार प्रतिवर्ष इस देश में बढ़ते हैं, यानी 40,000 परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था कहां से होती है? यह प्रश्न आज सबसे पहले हमारे सामने आता है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित ध्यान देना होगा, समझना होगा कि वास्तव में जो 40,000 परिवार प्रतिवर्ष हम कहां से उपलब्ध कराएंगे उन लोगों के लिए, आज ये प्रश्न हमारे सामने है। निश्चित ही आज तक जो भी योजनाएं बनी हैं, पूर्व सरकारों ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे मात्र कुछ चंद लोगों को ध्यान में रख करके बनाई हैं। निश्चित अगर हमें इस देश की
के लिए एक राष्ट्रीय आवास नीति बनानी चाहिए और उस राष्ट्रीय आवास नीति को इस देश की अर्थनीति और इस देश की औद्योगिक नीति से जोड़ना होगा और इसके लिए हमें इस देश के गांवों को चुनना होगा। जब तक इस देश के गांवों का विकास नहीं होगा, जब तक इस देश के गांव में वास्तव में इस देश के गांव का विकास नहीं होगा, तब तक गांव से जो पलायन हो रहा है, जो शहरों की ओर पलायन हो रहा है, तब तक यह नहीं रुक पाएगा। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, तमाम बातें यहाँ पर उठी। शहरी भूमि हदबंदी कानून लागू हुआ था, माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि शहरी भूमि हदबंदी कानून के अंतर्गत राजनेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से जो महानगरों में जमीनें थीं, सीलिंग की, नूजुल की, तालाब पोखरे थे, इन पर अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से भूमाफियों का कब्जा हो गया है। आवास आप गरीबों को कहां से भूमि आवंटित करवाएंगे? गांव में जो फालतू भूमि थी उस पर भूमाफियों का कब्जा हो गया है, जबरदस्ती कब्जा कर दिए हैं। और इसके साथ साथ इंदिरा आवास की आप बात कर रहे हैं, इंदिरा आवास में 20,000 रुपया हम एक परिवार को देते हैं और 20,000 रुपया में से 10,000 रुपया तो कमीशन के रूप में चला जाता है। 10,000 रुपये में कोई व्यक्ति, कोई गरीब परिवार कहां से अपने लिए एक कमरा बना पाएगा, आवास कहां से बना पाएगा? आज ये प्रश्न हमारे सामने है। निश्चित ही ईमानदारी से वर्तमान सरकार ने बजट में भी इसका प्रावधान किया है। निश्चित ही आज हमें इस देश की आवास नीति को, इस देश के केवल जो वर्तमान की आवास नीति वर्तमान जो बन रहे हैं, वह आवास नीति केवल उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग तक ही सीमित है। उसके लिए हमने कोई प्रावधान नहीं किया है। गांव का कोई रिक्शा चलाने वाला आता है, गांव का कोई ठेला लगाने वाला आता है, या गांव में कोई मजदूर शहर में काम करने के लिए आता है, वह व्यक्ति 100 रुपया से 50 रुपया से 100 रुपया प्रतिदिन कमा तो लेता है, लेकिन कभी हमने देखा नहीं है कि उस व्यक्ति के रहने की क्या व्यवस्था है। वह व्यक्ति मजबूर होता है फुटपाथों पर रात्रि को सोने के लिए। आज आज़ादी के 50 वर्षों के बाद स्थिति क्यों आई है? आज निश्चित ही हमें सोचना पड़ेगा एक बार कि वास्तव में इस देश के हर नागरिक को एक आवास उपलब्ध हो। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने जिस प्रकार से प्रावधान किया है कि इस देश के 20 लाख परिवारों को अतिरिक्त आवास बनाने के लिए निश्चित ही सराहनीय है। 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों को देने के लिए, 7 लाख शहरी क्षेत्रों के देने के लिए इंदिरा आवास में भी 1144 करोड़ से बढ़ा करके 1600 करोड़ रुपया उन्होंने प्रावधान किया है। और इसके अलावा भी अन्य जो तमाम शहरी भूमि हदबंदी अधिनियम को समाप्त करके जो उसमें भूमाफियाओं का कब्जा था उसको समाप्त करने का जो आश्वासन किया है वह भी सराहनीय है। निश्चित ही हम यही अपेक्षा इस सदन से करेंगे कि माननीय सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीशंकर पांडे जी ने इस देश के हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित आवास का जो आह्वान किया है, इस सदन के माध्यम से इस देश के हर नागरिक को एक आवास मिले, उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो। इसके लिए इस विधेयक को इस सदन में लाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ साथ आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।